हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टैक्स फॉर वेल्थ। तो आज मनोज सर हमारे साथ है। इनकम टैक्स का इनको बहुत नॉलेज है। तो सर, अभी आजकल तो इनकम टैक्स की बहुत क्वेरीज चल रही हैं, इनकम टैक्स का टाइम भी आने वाला है। तो सर, क्वेश्चन से पहले आपका क्या फीडबैक है इससे रिलेटेड, मैं जानना चाहूंगी। फीडबैक तो मैम बस इतना ही है कि लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं और इसी अभियान को हमने आगे बढ़ाना है। हमारा शो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान करे, यही मेरा मोटिव है। और इसी मोटिव के लिए हम आए फ्राइडे 3:30 पे आपके साथ आते हैं, टैक्स की बात आपके साथ। जी सर, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जिसमें हमारे मतलब 2-3 हैं व्यूअर्स जिनकी कमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड। सर, सबसे पहले ये राहुल जी का है। राहुल जी की बहुत बड़ी क्वेरी है, मैं लेती हूँ नेक्स्ट में। सर, सौरभ जी का क्वेश्चन है सर, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सर, लेते हैं एक एक करके इन क्वेश्चन को। और इनके बाद हमारे पास क्वेश्चन है इनका मिस्टर खान जी का है। सर, ये वाला क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। जी, कोई बात Hi, I file IT returns on behalf of my retired mother every year. But now, since the rules of privilegation by banks has become necessary, I have followed the process of pre-validation on the IT portal. However, my mother bank, Bank of Maharashtra, has not pre-validated the account from their end. Despite the account having KYC, PAN, Aadhaar, etc., and it receives my mother's pension in it through electronic transfer from government. I wanted to know why the bank is not completing the pre-validation process from their end. I have met the bank manager few times, but she says they have not received any such request from IT department. What can I do to help them complete this procedure? Kindly advise. देखिए खान साहब, आपका जो सवाल है वो बैंक अकाउंट वैलिडेशन को लेके है। अब अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में कोई रिफंड आना है या आप बैंक अकाउंट के थ्रू अपनी रिटर्न को वैलिडेट करना चाहते हैं, तो दोनों दशाओं में आपके अकाउंट का प्री वैलिडेट होना जरूरी है। प्री वैलिडेट एंड ईबीसी अनेबल्ड होना जरूरी है, तभी आप उस अकाउंट नंबर का यूज करके या तो रिफंड प्राप्त कर पाएंगे या उसके थ्रू अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर पाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि पहले आप अपनी मदर के बिहाफ पर रिटर्न फाइल कर रहे थे और आप अकाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है जो प्री वैलिडेट नहीं हो रहा है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कारण हो सकता है कि जो आपका बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर है और जो आपका पोर्टल पे मोबाइल नंबर है, दोनों डिफरेंट हो, क्योंकि प्री वैलिडेटेड अकाउंट में वही मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा जो बैंक के पास मैसेज है। अगर बैंक में दिया गया अकाउंट नंबर डिफरेंट है और इनकम टैक्स पोर्टल पे दिया गया नंबर डिफरेंट है, तो आपको परेशानी हो सकती है। और कई बार ये इस वजह से भी प्री वैलिडेट नहीं होता कि आपने बैंक में कोई और नंबर दे रखा है और अपना आईटी पोर्टल पे कोई और नंबर है। तो पहले तो आप इंश्योर कीजिए कि जो आपका नंबर है वही बैंक में है कि नहीं है, और अगर है तो उस नंबर पर आपके पास ओटीपी आ रहा है या नहीं आ रहा है। रही जहां तक बैंक मैनेजर की बात है, तो बैंक मैनेजर ने अकाउंट को वैलिडेट नहीं करना है। बैंक मैनेजर, ये तो सिर्फ ऑटोमेटेड प्रोसेस है। जैसे ही आप ठीक डिटेल डालेंगे, बैंक का नाम ठीक डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर सही डालेंगे, बैंक आईएफएससी कोड ठीक डालेंगे और बैंक का मोबाइल नंबर ठीक डालेंगे और अपनी ईमेल आईडी ठीक लगाएंगे, तो इंस्टेंटली, आई एम सेइंग इंस्टेंटली, आपका अकाउंट प्री वैलिडेट हो जाता है। इसमें आपको किसी मैनेजर को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही मैनेजर को ये कहने की जरूरत है कि ये इनकम टैक्स के अभी मेरे पास इसके लिए कोई मेल नहीं आई वैलिडेशन के।
इस तरह की कोई मेल नहीं आती है। एज एंड व्हेन योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स which is your mobile number or email ID is updated with bank and which are same as is with the income tax department, the account is automatically get validated. तो आप पहले अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को चेक कीजिए, या बैंक का जो अकाउंट नंबर आप डाला हुआ है या डाल रहे हैं उसको चेक कीजिए, उसमें कोई गलती तो नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे भी आपने बात की, अभी बहुत सारे बैंकों का मर्जर हुआ है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया है। काफी सारे बैंकों की मर्जर की वजह से बैंकों की आईएफएससी कोड भी बदल गए हैं। अब आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना होगा, अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र किसी बैंक में मर्ज हो चुका है तो आपको नए वाले बैंक का आईएफएससी कोड डालना है अकाउंट को वैलिडेट करने के लिए। तो आपकी प्रॉब्लम के कई सारे कारण हो सकते हैं। आपको पहले अपनी बीमारी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, अपना रीजन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका अकाउंट क्यों नहीं वैलिडेट हो रहा है। आफ्टर दैट ही मैं आपको एडवाइस कर सकता हूं कि आपका ये अकाउंट किस तरह से वैलिडेट कर सकते हैं। तो खान साहब पहले आप चेक कीजिए मोबाइल नंबर ठीक है क्या, मेल ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर ठीक है, बैंक आईएफएससी कोड ठीक है, और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप दोबारा से क्वेश्चन कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का निवारण कर सकें। जी सर, मूविंग फॉरवर्ड एक और क्वेरी आई है मेरे पास। ये राहुल जी की क्वेरी है सर, मैं ये शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। जी सर, सबसे पहले राहुल जी का यही है कि आई केम अक्रॉस योर यूट्यूब पेज and it was very informative. Thank you very much for this page. I just needed certain information for the best way forward my situation. सर उनकी सिचुएशन है कि ईयर 2019 to March 20 salary income 6,20,000, investment made ATC about 77,000, phone screen shows 6,20,000, standard deduction ATC investment 4,97,000, 87A rebate 11,200, as it's less than 5 lakhs. But sir, I have 500 rupees intraday, equity income 3,200. मनोज सर, सर आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैम आ रही। सर मैंने क्वेरी रीड की है, तो सर एक बार मैं क्वेश्चन उनका यही है, इस क्वेश्चन में यही था उनका कि दैट व्हिच आईटीआर शुड आई फाइल। मैम एक बार दोबारा से स्क्रीन पे ला दें, मैं इनका आंसर उनको सही से देना चाहता हूँ। जी सर। सर मैंने स्क्रीन पे इनकी क्वेरी शो कर दी है। मैं हाँ जी, देखिए राहुल जी, आपकी क्वेरी को मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। असेसमेंट ईयर 2021 से एक चेंज हुआ है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको 87A में रिबेट मिल जाएगी, आपको कोई टैक्स नहीं देना। जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख रुपए से एक्सीड करती है, आपका टैक्स हो जाता है 12,500 रुपए प्लस 4% एजुकेशन सेस एंड सरचार्ज वगैरह जोड़ के 1,000 और प्लस हो गया 13,500। यानी 5 लाख रुपए तक मेरी इनकम थी तो मेरे को कोई टैक्स नहीं देना था। जैसे ही मेरी इनकम 5,01,000 रुपया हुई, आई एम लाइबल टू पे 13,500। ये गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, ये समझ से बाहर है। यानी एक तरफ गवर्नमेंट की डायरेक्शन ये है कि लोग अपनी इनकम को 5 लाख रुपए से नीचे कर लें, क्योंकि जिसकी 5,10,000 रुपए इनकम है या 5,15,000 रुपए इनकम है, वो कोई हैंकी पैंकी तरीका यूज करके ये चाहेगा कि मेरी इनकम 5 लाख से नीचे आ जाए और मेरे 13,500 रुपए
बच जाए। तो आपने पूछा कि सिर्फ 16,700 रुपए की इनकम है मेरी 5 लाख से ज्यादा, क्योंकि आपकी सैलरी बन रही है 4,97,000 रुपए, और जो आपको मार्केट से गेन हुए हैं उसको मिलाकर आपकी इनकम 16,700 रुपए ज्यादा हो जाती है। तो आप पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट आइडिया है या इसको बताने के लिए कोई तरीका है। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर, ये जो इनकम है आपको शेयर ट्रेडिंग से इनकम हो रही है, इक्विटी इनकम है, फ्यूचर से इनकम है, एसटीसी इनकम है, और एफएनओ इनकम है। अब आप 5 लाख रुपए से कम देखना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि आपकी जो बिजनेस इनकम है, यानी जो आपकी एफएनओ की इनकम है, जो आपने बताया लगभग 13,000 रुपए की एफएनओ की इनकम है। क्या उस एफएनओ की इनकम को हम जाने के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की इनकम को कमाने के लिए आपने कोई खर्चे किए हैं? अगर खर्चे किए हैं, जैसे डीमैट चार्जेस हैं, कोई कमीशन ब्रोकरेज दी है, कोई एसटीटी पे किया है, कुछ और इस तरह के खर्चे किए हैं, कोई ट्रांजेक्शन टैक्स दिया है, कोई आपका एजेंट है, किसी से एडवाइस लिए, वो खर्चे किए हैं, तो यू कैन डिडक्ट ऑल दोस एक्सपेंडिचर। यू कैन डिडक्ट ऑल दोस एक्सपेंडिचर। बाय डूइंग दैट आपका जो प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपए से कम हो जाएगा, और ऐसी दशा में आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब अपना दूसरा सवाल ये था कि आप किस फॉर्म में रिटर्न भरो। तो आप सर ITR 1 में रिटर्न नहीं भर सकते, सिंस यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यू हैव टू फाइल योर रिटर्न in ITR 3 compulsorily. ITR 3 compulsorily. ITR 3, I am again repeating, is a very bulky form. For that, professional advice is required. No layman or no untrained person who have no in-depth knowledge of income tax can file ITR 3. In your case, ITR 3 form is applicable, so it is advisable to you कि please take consultation from a expert of income tax before filing the return. But before doing that, I can advise you, you can collect all the papers of future and option trades, from where you can judge how much expenditure how much expenditure you have spent on that. तो ऐसा करके आप अपना खर्चा घटा सकते हैं, और 5 लाख से इनकम नीचे आपकी हो जाएगी, और ये खर्चे वैलिडली डिडक्टेबल है, और ऐसे कर कर आप अपनी इनकम को घटा सकते हैं। और अगर आपकी इनकम, जो टोटल इनकम है, 5 लाख रुपए से नीचे हो जाती है, तो ऐसे में आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा आपने पूछा है क्या किसी तरह का कोई ऑडिट एप्लीकेबल है। ये यहाँ पर इस स्टेज पर आंसर देना मेरे लिए मुश्किल है कि आपके केस में ऑडिट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपकी फिगर्स को देख के ऐसा लगता है कि आपने कोई बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं किए हैं, तो आपके केस में ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि टैक्स ऑडिट के प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होते हैं जब आपका वॉल्यूम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जब आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन आपकी प्रॉफिट और लॉसेस की फिगर्स को देख के अभी ऐसा प्रतीत होता है कि इतना ज्यादा काम नहीं हुआ होगा। तो आपके लिए एडवाइजेबल यही है कि आप ऑडिट के लिए ना जाएं, आप किसी कंसल्टेंट से सलाह लें, वो आपको प्रॉपरली गाइड करे। जी सर, उनकी नेक्स्ट क्वेरी है। सर राहुल जी ये शो देख रहे हैं। राहुल जी मोस्ट वेलकम। आप ही का क्वेश्चन हमने लिया हुआ है सर। इनका ये आया है ओनली 7 ट्रेड्स। सर नंबर ऑफ ट्रेड्स पे डिपेंड नहीं करता, 7 ट्रेड्स हैं तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, जैसा मैंने आपको बताया, नहीं रहेगी। लेकिन आपको अपनी ITR 3 फॉर्म में भरनी पड़ेगी। जो एफएनओ की इनकम कमाने के लिए आपने खर्चे किए हैं, उन खर्चों का पता लगाइए, और अगर ये वो खर्चे 13,000 रुपए के आसपास हो जाते हैं तो आप 5 लाख रुपए से नीचे आ जाएंगे, और 5 लाख रुपए से नीचे आने के बाद आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, इनकी नेक्स्ट क्वेरी है कि ईयर अप्रैल 2020 नाउ, ड्यूरिंग लॉकडाउन आई एंडेड ओवर ट्रेडिंग इन एफएनओ। सर वैसे मैंने आपको ये सिचुएशन भेजी थी, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाऊं? हाँ जी जाइए, क्वेश्चन पढ़िए मैम। सर इनका क्वेश्चन है इसमें, जो इनकी क्वेरी थी इसमें क्वेश्चन है कि विच आईटीआर विल आई हैव टू फाइल इन 2021? एक मिनट।
जी मैम। जी सर। सर मैंने इनकी सिचुएशन कॉपी कर दिया है चैट पे, तो सर मैं जी डायरेक्ट इनके क्वेश्चन पे जा रही हूँ। इनका क्वेश्चन है सर that which ITR will I have to file in 2021? during lockdown I have ended up over trading in FNO and today turnover is 1.96 crore. I have FNO loss of 3.06 lakh. Do I need to pay any tax for this when I am at loss? Equity STG ई प्रो कुछ ये भी है। देखिए सर, मैंने आपको बताया प्रॉफिट इज 40,000 एंड सैलरी 6.5 लाख। देखिए सर, आपका जो लॉस है एफ एंड ओ से, इट इज ए बिजनेस लॉस, और बिजनेस लॉस को आप बिजनेस प्रॉफिट से ही एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस प्रॉफिट है तो इससे सेट ऑफ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब जो आपने कहा कि आपका टर्नओवर 1,96,00,000 रुपए का हो गया है, ये 1,96,00,000 को कैलकुलेट करने का एक पर्टिकुलर ढंग है। लेकिन आपने जो पूछा कि आईटीआर कौन सी फाइल करनी है, तो आपको आईटीआर 3 ही फाइल करनी पड़ेगी। बाकी मैं आपको डिटेल में बाद में बता दूं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका, will I have to get auditing done for the financial year while I will be filing ITR in 2021? I read online that turnover between 2 CR to 5 CR, there is no requirement of auditing in the new budget. So if I place few more trades, will I be ineligible in the auditing case? देखिए राहुल जी, मैंने अभी आपको बताया कि 2 करोड़ से 5 करोड़ की जो आप बात कर रहे हैं, पहले तो आप देखिए कि आप टर्नओवर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर टर्नओवर आपसे इससे एक्सीड कर रही है तो आपको हो सकता है कि आपकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन बैंकिंग मोड से हैं और आपने जो पेमेंट भी की हो वो भी बैंकिंग मोड से की हो, तो ऑडिट शायद एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि 5 करोड़ उन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट हो गई है जिनकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन बैंकिंग मोड के थ्रू है। तो प्लीज चेक इट वंस, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है इतनी सिंपल नहीं है जो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे चुका हूँ। लेकिन आपके लिए ऑडिट एग्जाम तो हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, लेकिन फॉर डूइंग दैट आई हैव टू मेक ए चेक कि व्हाट आर योर रिसिप्ट्स एंड व्हाट आर योर पेमेंट एंड हाउ दैट रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आर परफॉर्म ड्यूरिंग द ईयर। और अगर ऐसा है तो आप ऑडिट से बच भी सकते हैं। So Rahul ji is asking for the auditing payment. Like, if auditing needs to be done, how much charges usually does it incur? Do I need to do it for 5 years starting this year? If once I get auditing done, even I stop trading. सर आवाज आ रही है आपको? मनोज सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैम जी। जी सर। सर उनकी नेक्स्ट क्वेरी थी कि इफ ऑडिटिंग नीड टू बी डन, हाउ मच चार्जेस यूजुअली डज इट इंकर? And do I need to do it for 5 years starting this year? If once I get auditing done, even I stop trading. देखिए राहुल जी, ये प्लेटफॉर्म आपको चार्जेस बताने के लिए नहीं है। चार्जेस क्या होते हैं ये प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल डिपेंड करता है, एडवाइजर टू एडवाइजर डिपेंड करता है। इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। अगर आपका ऑडिट बनता है तो जो चार्जेस बनेंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेशनल यू विल चूज। So next है उनका that I intend to quit my job for higher education in 2021. So I do not intend to trade any further in near future. So which is the best and tension free way out so that it's economic for me with least charges applicable?
Please guide me with answer for all the queries. I am not able to find any answer for these questions anywhere, and it will be great help. देखिए राहुल जी, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि आपका ऑडिट मेरे हिसाब से नहीं बनेगा। एक बार आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि आप टर्नओवर कैसे काउंट कर रहे हैं। अगर आपका ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो आपको सिंपल ITR 3 फॉर्म भरना है और ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और वैसे भी आपका लॉस है तो आपको ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से राय लीजिए, आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जॉब क्विट कीजिए और अपनी हायर एजुकेशन कीजिए बिना किसी टेंशन के। इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप ट्रेडिंग बंद कर देते हैं या कुछ कर देते हैं तो 5 साल तक आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बार आपने काम बंद कर दिया तो ऑडिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंस यू हैव नो बिजनेस इनकम देयर इज नो नीड ऑफ ऑडिट। जी सर, अब मेरे पास एक और बड़ा क्वेश्चन है। सर आप बताइए उस क्वेश्चन को हम अभी लें या नेक्स्ट शो में लें? सर जैसे आप कहेंगे वैसे हम करेंगे। नहीं मैम, ले लीजिए, पहले क्वेरीज खत्म करो। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जी सर। जो पहले आया पहले उनको सर्व करो, अगली बार वालों को देखिए। जी सर। सर सौरभ जी का क्वेश्चन है, ये सौरभ जी की क्वेरी है। हमारे लास्ट शो पे ये क्वेरी आई थी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितेंद्र भी के क्वेश्चन में टर्नओवर को कैलकुलेट करने में बाय एंड सेल वैल्यू को ऐड करना बताया, which is not correct in my opinion. Turnover may be calculated as in future trading at the absolute value of profit and loss of each future trading transactions. सर आई गेस कि ये शायद कुछ सजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं समझ गया हूँ जितेंद्र जी आपका क्वेश्चन। सौरभ जी, ये ऐसा ही है, मैंने ये शायद कैसे मिसस्पेल हुआ है या मिसकम्युनिकेट हुआ है, कहाँ से आपने सुना है। फ्यूचर ट्रेडिंग में जो आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस हुए हैं, प्रॉफिट का अलग टोटल करना है, लॉसेस का अलग टोटल करना है, दोनों को मिला के ही टर्नओवर देखी जानी है। अगर मेरे से कहीं बोलने में या स्पेल करने में गलती की है तो सॉरी फॉर दैट। फ्यूचर ट्रेडिंग में जो टर्नओवर की कैलकुलेशन होती है वो प्रॉफिट और लॉसेस को मिला के ही होती है। आपने बाय और सेल कहाँ से सुना या मेरे से बोला गया, आई कांट अंडरस्टैंड फॉर दैट। लेकिन आप ठीक है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में हम प्रॉफिट और लॉसेस को मिला के टर्नओवर देखेंगे और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रीमियम जो आपको रिसीव हुआ है उसको टर्नओवर में काउंट किया जाएगा। जी सर, नेक्स्ट में ये बोल रहे हैं कि जितेंद्र बी का टर्नओवर 20 लाख है एंड इनकम में लॉस है। क्या 44 एडी का ऑप्ट नहीं करने पर इनको ITR 3 फाइल करने में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन एंड टैक्स ऑडिट करवाना होगा कि नहीं? प्लीज क्लियर सर। देखिए सर, अगर ये ITR 3 के लिए जाते हैं तो इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की हैं। बुक्स ऑफ मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने बुक्स ऑडिट भी करा ली। अगर आपका लॉस है आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कीजिए, क्योंकि आपका टर्नओवर सिर्फ 20 लाख है। 20 लाख है और उसमें लॉस है तो आप अपना लॉस की कैलकुलेशन बनाइए, प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाइए। आपको किसी तरह के टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स ऑडिट तभी एप्लीकेबल होता है जब आपकी टर्नओवर 1 करोड़ सालाना से एक्सीड करती है। अगर 1 करोड़ सालाना से टर्नओवर आपकी ज्यादा नहीं है तो ऐसे में आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। तो सौरभ जी, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि 20 लाख टर्नओवर पर आपको ITR 3 भर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेंगी, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रॉपर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ITR 3 में फिल कर अपनी रिटर्न भर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेरी है, क्या F&O ट्रांजैक्शन से इनकम या लॉस 44 एडी में कवर होते हैं या नहीं? प्लीज क्लियर सर। देखिए सौरभ जी, अगेन मैं बताना चाहूंगा 44 एडी में एवरी सॉर्ट ऑफ बिजनेस कवर है अगर आप एलिजिबल असेसी हैं, और कुछ एक्सेप्शन हैं उसकी उन एक्सेप्शन में फॉल नहीं करते और F&O उस एक्सेप्शन में आती नहीं है। तो ऐसे में अगर आपका 20 लाख रुपए का टर्नओवर है और आप 44 एडी के लिए जाना चाहते हैं तो चाहे आपका 3 लाख रुपए का लॉस ही क्यों नहीं है, आपको मिनिमम 8% या 6% जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है उतना प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा जो डीम्ड प्रॉफिट है। इफ यू वांट टू गो फॉर 44 एडी यू हैव टू डिक्लेयर 1.6 लाख
20 लाख पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आपको एटलीस्ट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, चाहे आपका लॉस ही क्यों नहीं है। तो 44 एडी में जाना है, आपको नुकसान होगा। बेटर ये है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाइए, अपना लॉस भी कैरी फॉरवर्ड कीजिए और अपनी रिटर्न ITR 3 फॉर्म में भरिए। सर उन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट F&O ट्रेडिंग बाय डिफॉल्ट 44 एडी में कवर होती है या ऑप्ट करने पर वॉलंटरी होती है? मैंने इनका आंसर पहले ही दे दिया मैम। जी सर, नेक्स्ट है कि 44 ए में 2.5 लाख की लिमिट में इनकम बिजनेस इनकम फ्रॉम PGBP है या टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज? प्लीज क्लियर सर। सर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 44 ए में 2.5 लाख की लिमिट में इनकम बिजनेस इनकम फ्रॉम PGBP है या सर टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज? 44 AA मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट से डील करता है। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है या जो बिजनेस इनकम है आपकी वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। आपका क्वेश्चन ये है कि ये टोटल इनकम देखी जानी है या बिजनेस इनकम देखी जानी है। तो सेक्शन 44 AA बुक्स ऑफ अकाउंट से डील करता है और बुक्स ऑफ अकाउंट हमें बिजनेस के बनाने होते हैं। तो मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंगली, फिर भी मैं नेक्स्ट टाइम इस पे अपडेट करूंगा एक बार, मेरी समझ से, मेरी ओपिनियन से ये बिजनेस इनकम ही देखी जानी चाहिए। लेकिन सौरभ जी नेक्स्ट टाइम तक के लिए मेरे को टाइम दीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं आपका बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर दूंगा इस क्वेश्चन का। सर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, बस नेक्स्ट में वो यही बोल रहे हैं सर, थैंक फॉर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेज बेस्ड वीडियोस। सर लास्ट में उन्होंने थैंक्स ही बोला है कि थैंक्स फॉर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेज प्रोग्राम फॉर एजुकेशनल पर्पसेस विद हेंस our knowledge and satisfying our curiosity. Thank you very much, Saurabh ji, for your query. सौरभ जी शायद हमारे साथ शो में देख रहे हैं। सौरभ जी थैंक यू वेरी मच, आपने क्वेरी रेज करी। सर सौरभ जी से आपको कुछ क्वेश्चन पूछना था, आप पूछ सकते हैं सर। सौरभ जी आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, आज आपके लिए शो। सर आज तो ये शो 2 जनों के लिए हुआ है, एक राहुल जी के लिए जिनका इतना बड़ा क्वेश्चन था, दूसरा सौरभ जी के लिए क्वेश्चन था ये इतना बड़ा। चलिए मैम, एक की समस्या से कईयों का निवारण होता है। कई लोग हेजिटेट करते हैं, काफी लोगों की ये क्वेरी होगी लेकिन वो पूछ नहीं रहे होंगे, इनकी क्वेरी से काफी लोगों को आंसर अपने आप मिल गया होगा। तो नेवर हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेरीज। सर एक क्वेश्चन हम लास्ट कॉल ले लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है 2 मिनट्स का। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दैट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ AOP दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, प्लीज एलैबोरेट। देखिए इनकम टैक्स में एक स्टेटस है एसोसिएशन ऑफ पर्सन का। एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज आल्सो लायबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब है एक ग्रुप ऑफ पर्सन हु कम्स टुगेदर फॉर सम वेंचर। एक ग्रुप ऑफ पर्सन हु कम्स टुगेदर फॉर सम वेंचर। अगर आप कुछ लोग बिना रजिस्टर्ड हुए इकट्ठे होकर कोई इकट्ठा वेंचर कर रहे हैं तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। और ऐसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन को अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसको भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी अनिवार्य है, अगर उसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से एक्सीड करती है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज ए recognized person, recognized as a person in the definition of income tax। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऐसा ही है। अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन के रूप में भी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपनी ITR भरनी होगी अगर आपकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से एक्सीड करती है। जी सर। सर एक क्वेश्चन लास्ट और ले सकते हैं क्योंकि सर आज हमने बस 2 ही क्वेश्चन्स लिए, वो भी बहुत बड़े बड़े थे। सर आई एम नॉन रेजिडेंट हैविंग अ क्वेश्चन दे मैम। जी सर। सर इनका क्वेश्चन है दैट आई एम नॉन रेजिडेंट हैविंग अ सीलिंग इनकम फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, should I file my ITR in form ITR 1 सहज फॉर्म? नहीं सर, नॉन रेजिडेंट ITR 1 सहज नहीं कर सकता।
अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आप सहज फॉर्म का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसी दशा में आपको अपनी ITR 2 फॉर्म में भरनी पड़ेगी। जी, और सर बेसिकली ITR 1 तो सैलरीड पर्सन के लिए होती है और जी नॉन रेजिडेंट के लिए तो नहीं, बिल्कुल सैलरीड डिफरेंट। तो ये भी है मैम, सैलरीड तो ये भी हैं, बट वो नॉन लेकिन ये रेजिडेंट नॉन का पॉइंट रेजिडेंट। डालना है। जी 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 सर, क्वेश्चंस बाकी और भी हैं, बाकी नेक्स्ट शो में हम क्वेश्चंस ले लेंगे। जी मैम। क्वेश्चंस के अलावा आपको कोई फीडबैक, क्योंकि सर इनकम टैक्स का ऑलरेडी टाइम चल ही रहा है, लोगों की बहुत सारी फीडबैक क्वेरीज यही है आती कि हैं। आज हमें अच्छा लगा कि काफी सारे क्वेश्चंस आए और हम जी इस शो के जो क्वेश्चन आए थे वो नहीं ले पाए, लास्ट वीक की क्वेरीज को ही ले पाए। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए कि हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। ऐसा क्वेश्चंस को देख के लगता है कि लोग अपने रिप्लाईज को, हमारे रिप्लाईज को पाकर सेटिस्फाइड भी हो रहे हैं। तो मेरी एक बार फिर गुजारिश, ये शो आप लोगों के लिए है, टैक्स की बात आपके हाथ, इसलिए आप लोग इस शो के हाथ जुड़े और अपनी इनकम टैक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। किसी भी इनकम टैक्स रिलेटेड कोई भी gmail.com पे। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू एवरीवन, वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सर।